स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी गई है और एनसीईआरटी में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी एनसीईआरटी को लिया है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमने 6, 7 और 8th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर चुकी हैं। आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ कारणवश हम डिले हो चुके हैं इस श्रृंखला में, लेकिन हम आगे से इस श्रृंखला को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम है अफवाह। अफवाह मतलब अफवाह तंत्र, कहने का मतलब नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। सॉरी, नदियों से संबंधित ये चैप्टर दोस्तों। और इसमें आपको बता दें कि जो ये चैप्टर है, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन ज़्यादातर है मतलब आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। जो भी आप नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। यूपीएससी एंड पीसीएस में कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एनसीईआरटी को समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों को हैंडल कर लेंगे। और आपको ये चीज़ हम पीवाईक्यू इसके माध्यम से बताएंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए इसी चैप्टर को लेके। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले ध्यान रखना है इस चैप्टर में, एक तो नदी जो होती है उसका उद्गम कहाँ पर हुआ है, मतलब वो कहाँ से उसकी स्टार्ट हुई है। जैसे मान ले हम गंगा नदी की बात करते हैं, तो गंगा कहाँ से हुई है, तो गंगोत्री हेमनद से हुई है। कहाँ से हुई इसकी उत्पत्ति, गंगोत्री हेमनद। ऐसे करके तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी, उद्गम किससे हुई है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है दोस्तों, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। कोई भी नदी हो, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तीसरी चीज़ रखनी है वहाँ का अववाह क्षेत्र जो है, अववाह क्षेत्र जिसमें वो नदी होकर गुजर रही है, उसका अववाह क्षेत्र किस है। चौथी चीज़ ये है कि वो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पांचवी चीज़ होती है दोस्तों कि ये पश्चिमी घाट की नदी है या पूर्वी घाट की नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। ऐसे करके हम नदियों को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक और चीज़ होती है कि ये बार मतलब बोल सकते हैं हम प्रायद्वीप वाली नदी है या हिमनदों वाली जो 12 महीने बहती है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि रिफ्ट घाटियाँ वाली नदी कौन कौन सी हैं, कैसे रिफ्ट घाटियाँ बनती हैं। एक प्रकार से हम इसकी जो फंडामेंटल जो होती हैं वो टर्मिनोलॉजी हैं उनको हमको समझना है। और क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे आपसे, घुमा के क्वेश्चनों को यहीं से आपको सेट किया जाएगा। क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है, मैंने आपने भी देखा होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को पढ़ें, फालतू के कचरे को क्यों पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपको बताना ज़रूरी था इस चीज़, क्योंकि कुछ लोग पढ़ते तो बहुत हैं बट उनको समझने के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको देखो आप दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि अपवाह शब्द जो होता है एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह क्षेत्र क्या होता है, एक क्षेत्र जो होता है नदी तंत्र की व्याख्या करता है, ये तो आपको पता है। अब ये थोड़ा सा ऐसे ही आपको दे रखा है। अब देखो, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अफवाह तंत्र होता क्या है, तो विशेष कर देखो आपको बता देता हूं। जैसे अफवाह सॉरी जैसे आपको बता देते हैं, अफवाह तंत्र, ठीक है, ये होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे दे भी रखा है, ये दे रखा है ना, यही होता है। तो क्या होता है कि एक क्षेत्र का नदी तंत्र जिसमें मुख्य जो नदी है वह उसकी जो सहायक नदी है
सहायक नदियाँ जो हैं वो शामिल होती हैं इसमें, किसमें, अववाहि क्षेत्र में, तो अववाहि तंत्र में। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे दे भी रखा है कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती है और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, और वो जो क्षेत्र होता है, वो तंत्र जो होता है, वही अववाहि तंत्र होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा, इसमें ऐड की गई हुई चीज़ें हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इस बुक को तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐड कराऊँ, वो चीज़ों को ध्यान रखें। फिर दे रखा है कि इनका निकास किसी बड़े जलाशय में, झील या समुद्र में या महासागर में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कोई नदी निकलती है, अब क्या निकलती तो है, लेकिन जब ये पहुंचती है कि तो महासागर में पहुंचती है, किसी झील में पहुंचती है, तो वो भी ध्यान रखना है। आगे देखो कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, और जिस क्षेत्र में होकर निकलती है ना, वो ही अपवाह द्रोणी कहलाती है। तो यही है, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे नदी अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये भी अपवाह द्रोणी की एक प्रकार से डेफिनेशन हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे दे रखा है मानचित्र, उसके बाद दे रखा है देखो, ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गए, उच्च भूमि पड़ोसी अपवाह द्रोणियों एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार का उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब देखो जल विभाजक किसे कहते हैं, अब देखो कुछ नहीं है, जल विभाग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो कि जब पर्वत उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है। कहने का मतलब है जैसे पहाड़ है, जैसे यहाँ देख लो आप चित्र में, ये दे रखा है, जैसे यहाँ है देखो, मान ली ये समतल जगह है, ये भी समतल जगह है, लेकिन ये पहाड़ टाइप का आ गया, तो ये जो पहाड़ है ना, ये क्या कर देगा, ये जल विभाजक का कार्य करेगा, दोनों को अलग अलग करेगा। तो वही चीज़ दे रखी, जल विभाजक क्या होता है, तो बस यही है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये बॉक्स वाली चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इससे यूपीएससी पीसीएस में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बॉक्स को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी। अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी। अब पूछ रहा है आपसे, ज्ञात कीजिए कि भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे अधिक है। अब यह आगे आएगा, ये क्वेश्चन जब पूछा है ना भारत वाला, यह आगे आएगा दोस्तों, तो उस टाइम आप देख लेना। अब देखो दोस्तों, भारत में अपवाह तंत्र, आखिरकार भारत में कैसा है अपवाह तंत्र, उसके बारे में यह आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, कि भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। कौन कौन सी, हिमालय वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ये दोनों को बांटा है। भारत में दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीप की नदियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अब देखो हिमालय की और प्रायद्वीप नदियों में अंतर क्या होता है, वो आपको मैं पहले पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, उसके बाद बताते हैं। हिमालय की अधिकतर जो नदियां हैं वो क्या होती है, 12 मास होती है, मतलब ये 12 महीने पूरी साल मतलब पानी रहता है इनमें, वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाला जो हिम होता है उससे क्या है, जल की आपूर्ति होती है। आखिरकार ये 12 महीने क्यों प्रभावित होती है, तो इसका एक ही रीज़न है, ये नदियाँ क्या है, हिमनदों से पिघल कर बनती हैं, और हिमनद जैसे पिघलेंगे इनमें पानी बना रहता है, तो इसका एक कारण ही हो गया। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करा, जैसे देख लो ये गार्ज बनाया, तो ऐसे ये रास्ता बना रही हैं, तो इसे गार्ज कहते हैं। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति से स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती है। रीजन क्या होता है कि ये कई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी का बहाव ज़्यादा होता है ना, पानी सूखता है नहीं है, तो ये क्या लंबा दूरी तय करती है हिमालय वाली नदियां। अब देखो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा ये नॉर्मल चीज़ दे रखी है, इसको भी पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं, क्योंकि अपर्दन तेज ही होगा ना, जो मिट्टी है उसका कटाव स्पीड में होगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी का भाव बहुत स्पीड में होता है इसलिए। और अपने साथ सिल्ट बालू का संवहन करती हैं। मध्य और उच्च निचले भागों में नदियां विसर्प, अब देखो ये देख लो,
ये बेसर्प हो गया, गोखुर झील ये हो गई, ये वाला चिन्ह लग रहा है। तो ये डायग्राम टाइप के जो दे रखे हैं ना उनको देखें। और अपने क्षेत्र में बाढ़ जैसी भी घटनाएं भी होती हैं, और ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। कौन सी? हिमालय वाली नदियाँ। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। अब देखो हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं हम किसकी? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। किसके बारे में? जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको तुरंत ही लिख लेना है। अच्छा, प्रायद्वीपीय नदी ये हैं, वो हिमालय नदियों के बारे में बताता है, ये प्रायद्वीप के बारे में। तो ये क्या करिए, ये मौसमी होती हैं, मतलब ये मौसम के अनुसार रहती हैं। वर्षा का जल पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये 12 मास नहीं बह सकती, क्योंकि वर्षा जब होती है तो इसमें पानी रहता है नदियों में, बाकी टाइम ये सूखा भी हो सकती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियाँ जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय की नदियों की जो लंबाई है बिल्कुल कम होती है, छिछली होती है। रीजन क्या है कि हिमनद से पिघल कर बनती हैं वो, और ये नॉर्मल वर्षा के पानी से। इसमें कुछ केंद्रीय और उच्चभूमि से निकलती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये थोड़ा सा इधर रखा है कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ गिरती हैं, मतलब थोड़ा सा आपसे पूछा है, या आगे बढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी तक? देखो, दोनों को पढ़ा कि भारत की अफवाह जो तंत्र है, यहाँ लिख देता हूँ आपको, भारत में अफवाह तंत्र, इसको दो भागों में बांटा है। पहला हिमालय वाली की जो नदियां हैं उसके लेके, और दूसरा है वो तो आगे देख लेंगे, पहले हिमालय के नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, पहली चीज़ 12 मासी नदियां होती हैं, पहली बात, क्योंकि पैराग्राफ में जो चीज़ पढ़ी थी उसी को बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात है, इसमें क्या है, वर्षा के साथ जो हिमनदों से जल की प्राप्त होती है, एक तो वर्षा भी होती है और हिमनद से भी प्राप्त होती है। तीसरी बात, जो हिमालय की जो नदियां हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, अधिक लंबा मार्ग या रास्ता तय करती हैं। और आपको ये बता भी दिया क्यों तय करती है, क्योंकि हिमनदों से बहती है, हिमनदों से पिघल कर बनती है। दूसरी बात, वर्षा का पानी भी आता है, तो ये क्या, इनका जो क्या है, मार्ग भी लंबा होता है। अगली बात है, ये क्या करती हैं, अधिक अपर्दन एवं डेल्टे का निर्माण, जो हिमालय की नदी है, ठीक है। इसके बाद ये स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, तो ये गार्ड्स का निर्माण करती हैं, बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, विसर्प का निर्माण करती है, ये टेलीग्राम में दे रखा जो चीज़ है, गोखुर झील का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियों की बात की चल रही है। इसके बाद ये क्या है, अरब सागर व जो बंगाल की खाड़ी है, दोनों में गिरती हैं, दोनों में गिरती है, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, देखो, पहली बात हिमालय नदियों के बारे में कि ये 12 महीने बहती हैं। वर्षा के साथ साथ क्या है, हिमनदों का पानी होता है इसमें, सबसे अधिक लंबा रास्ता तय करती हैं, अधिक अपर्दन होता है, डेल्टे का निर्माण करती है। स्थलाकृतियों में क्या करती है, गार्ड्स, बी आकार की घाटियाँ, गोखोर, बिसर्प वगैरह, और ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों में गिरती है। तो ये तो होगी हिमालय की नदियों के बारे में, ये विशेषताएं, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट, कोई भी फैक्ट पूछ लेगा, ये तो आपको हिमालय की नदियों के बारे में बता दी। अब दूसरी क्या है, दूसरी अभी आपको बताया भी था, ये है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी दोस्तों? दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आते भी रहेंगे, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना, आप इस वीडियो को पूरा देखना। पहली बात तो क्या होता है कि ये मौसमी नदियाँ होती हैं, और मौसमी नदियाँ क्यों होती हैं यह आपको पता है, क्यों होती है, क्योंकि वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं ये नदियाँ। दूसरी बात, प्रवाह जो होता है वर्षा पर निर्भर करता है, ये आपको भी बताया मैंने। और ये नदियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ये नदियाँ छोटी व छिछली होती हैं,
फिर अपर्दन भी कम होता है, क्योंकि पानी कम रहता है तो अपर्दन कहाँ से हुआ, अपर्दन व कम अपर्दन व कुछ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आगे आएगा, एक तो नर्मदा और एक तापी, या आगे आएगा प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पढ़ेंगे जब। इसके बाद स्थलाकृतियों में क्या करती हैं, उसमें गोखुर झील, बियाकार की घाटियाँ वगैरह बनाती थी, इसमें क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। इसके अलावा जो अधिकांश नदियाँ इसकी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, ये क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जो सब चीज़ से मतलब प्रूफ हो जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएंगी। ये तो आपको, ये क्या है, मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने अलग से थोड़ा सा इसको पढ़ रखा था, तो आपको बता रहा हूँ पहले से ही। तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। अब देख लो आप, ये चीज़ तो प्रायद्वीपीय नदियों का, इसको मतलब आपको बार बार समझना है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे भी कर पूछा है, एस्चुरियाँ कौन सी नदियाँ बनाती है, ऐसे दे देगा प्रायद्वीप नदियाँ या फिर हिमालय वाली नदियाँ, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन, तो कुछ भी टर्मिनोलॉजी बना सकता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो ये बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। तो देखो क्या दे रखा है, अफवाह प्रतिरूप, और यहाँ उनका चित्र वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना है आपको, जैसे कि अफवाह प्रतिरूप की धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो किसी क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्था, अंध, स्थल, शैल संरचना पर आधारित होती हैं, जिसमें ध्रुवाकृत, जालीनुमा, आयताकार और अरीय, ये चार क्या अफवाह प्रतिरूप है। अब देखो ध्रुवाकृत कहाँ बनाती हैं, ध्रुवाकृत प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस क्षेत्र के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। जैसे ये रहा, ये देख लो, उसकी ढाल के अनुसार बह रही है, तो वहां तो कौन सी बनती है, ध्रुवाकृत। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा उसकी सहायक नदी एक वृक्ष के रूप में कार्य करते हैं। देख लो आप, जब सहायक नदियां मुख्य नदी के समकोण पर काटती तब जालिनुमा, देख लो ये जालिनुमा, सहायक नदियां ये रही, ये समकोण पे काट रही है एक प्रकार से, तो ये क्या बन रहा है, जालिनुमा प्रतिरूप। जालिनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना है, जालिनुमा कहाँ पर होता है, जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर रूप से पाई जाती हैं। आयताकार, अब देखो आयताकार के बारे में आ गया प्रतिरूप का, प्रतिरूप प्रबल संदित शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। और अरीय जो प्रतिरूप है, ये तब विकसित होता है जब शिखर, केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती हैं, विभिन्न दिशाओं में देख लो। विभिन्न प्रकार के अवयव प्रतिरूप संयुक्त रूप से एक अवयव द्रोणिका में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये प्रतिरूप है, और ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन जैसे इसकी टर्मिनोलॉजी ले लेगा कि जालिनुमा प्रतिरूप के बारे में दे देगा और पूछेगा कौन सा प्रतिरूप है, मतलब उसकी विशेषता बता देगा, फिर पूछ लेगा कौन सी प्रतिरूप है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ है ना ये बॉक्स वाली, ये भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और पीसीएस क्वेश्चन दोनों में पूछते हैं, यूपीएससी में पीसीएस में। तो हम यहाँ तक आ चुके थे, अब बात करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में दोस्तों। तो हिमालय की नदियाँ जो हैं, इसमें ये तीन नदियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये क्या है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और ये नदियाँ क्या हैं, देखो आप कुछ भी पढ़ो ना, उससे पहले आप चीज़ों को पहले तो आप ऐसे ही रीडिंग कर लो, उसके बाद समझो कि अच्छा ये कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए एक लाइन को पढ़ना है आपको। ये नदियाँ लंबी होती हैं और अनेक महत्वपूर्ण एवं सहायक नदियाँ होकर इसमें आकर मिलती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई सी नदी को देख लो आप, सिंधु को देख लो, गंगा का देख लो, ब्रह्मपुत्र को देख लो, ये नदियाँ लंबी तो हैं और सहायक नदियाँ भी कैफी हैं इनकी। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ क्या करती हैं, नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं हम स्टार्ट दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैंने तीन चीजें बताई। किसी भी नदी तंत्र को पढ़ना है तो क्या क्या बताया, पहले तो देखना है उद्गम कहाँ से हुआ है, फिर सहायक नदियाँ, फिर
इसके बाद द्रोणी, मतलब कहाँ अव्वाय द्रोणी बोल सकते हैं हम, कहाँ होकर गुजरती है, फिर गिरती किस में, फिर जैसे किसका निर्माण करती है शिलाकृति में, भाई गोकुर झील का, बी आकार की घाटी का, या फिर डेल्टे का, या फिर कह सकते हैं हम जलप्रपात का, कोई सी भी नदियों के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है मैंने, बस फिर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बता भी दूंगा कैसे आए हुए हैं, बस वही चीज़ पढ़नी है। देखो अब सिंधु के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम, देख लो पहले भी दे रखा है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है। तो देख लो उद्गम कहाँ से हुआ है सिंधु का, तो ये बता रखा है सीधा सा, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है सिंधु नदी का। पश्चिमी की ओर बहती हुई ये नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। और आपको तुरंत ही मैप देख लेना है, देखिए मैप दे रखा है, जैसे सिंधु देख लो, ये जा रही, ये जा रही, देख लो आप, अभी मैप देखा आपने तुरंत, ठीक है देख लो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लद्दाख जिले से प्रवेश करती है, देख लो लद्दाख यहीं पे, यहाँ से प्रवेश करती है। बस इस भाग में बहुत सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। अब देख लो इस्लाकृति में क्या किसका निर्माण करती है सिंधु नदी, तो देखो गार्ज का निर्माण कर रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। और इस नदी की बहुत सी सहायक नदी है। अब मैंने दूसरी चीज़ बताई सहायक नदियों के बारे में, अब देखो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, जास्कर, नुब्रा, सयो सयोक और हुंजा। तो देखो उसकी नदी सहायक नदी कौन कौन सी है सिंधु की, कौन कौन सी दोस्तों, तो जास्कर है, नुब्रा है, सयोक है और हुंजा है। ये किसकी नदियां हैं सहायक, तो सिंधु की सहायक नदी है। उद्गम कहां से हुआ, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ। फिर किसका निर्माण करती है, तो गार्ज का निर्माण करती है, कहां पर, लद्दाख की साइड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बात चल रही है ना, ये अफवाह द्रोणी की चल रही है कि इसका अफवाह जो द्रोणी है कहाँ कहाँ की है। अब आगे चल रही है जो बात, सिंधु नदी बलूचिस्तान के गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर निकलती है और सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम इसमें आकर पाकिस्तान के मिठान कोट पर मिल जाती है। कौन कौन सी, अब देखो वो सहायक नदियां तो छोटी सहायक नदियां थी, आगे की सहायक नदियां और भी हैं। कौन कौन सी हैं, सतलज, कौन सी दोस्तों, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ऐसे पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन 2021 में पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन यही था कि सिंधु नदी में सीधा कौन सी नदी मिलती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन था ये, कुछ जगह इसमें चेनाब भी माना है, क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे हम देख लेंगे इसमें सिंधु नदी में सीधी कौन सी आकर मिल रही है, देखो सीधी आकर तो भाई चेनाब देख लो यहाँ पे, अच्छा झेलम भी आ रही है यहाँ पे, तो क्वेश्चन को देख लेना एक बार, मतलब ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये बता रहा हूँ आपको। दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची के पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है, देख लो दक्षिण में बह रही है, कराची में मिल गई और अरब सागर में गिर जाएगी फिर। और सिंधु नदी के मैदान जो ढाल है बहुत धीमा है। सिंधु नदी के द्रोणी का 1/3 से अधिक कुछ भाग भारत के जम्मू कश्मीर में, देखो अब कौन कौन से राज्यों में निकल रही है, देख लो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में, और शेष भाग पाकिस्तान में। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से होने को तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में इसका भाग कम है, तो इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से तो है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। देखो अब क्वेश्चन देखो, बॉक्स आ गया। सिंधु जल समझौता संधि अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत की इस नदी का परिक्रमण संपूर्ण जल के 20% का जल का उपयोग कर सकता है, और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों की सिंचाई के लिए भी करते हैं। आप देखो, आपने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, आपने उसके उद्गम के बारे में पढ़ा, आपने उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, आपने उसके कौन कौन सी शिलाकृति बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा, आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि कौन कहाँ पे गिरती है, आपने ये भी पढ़ लिया कि सिंधु घाटी समझौता क्या है। देख कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिंधु घाटी समझौता क्वेश्चन जो है ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है,
ऐसी बात नहीं प्रीलिम्स में काम आती है एनसीईआरटी। आपको बता भी रहे हैं कि 2019 की बात है, उसमें सिंधु घाटी समझौते के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, और अब भी डिस्प्यूट में चल रहा है, शायद अब भी पूछ ले। तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु नदी के बारे में जो भी है, जो भी समझौते के बारे में था, उनको लिख देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों, एनसीईआरटी में बॉक्सों में जो चीज़ें दे रखी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी देखा ही नहीं, हमारा सिलेबस क्या है वो देखा ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कितना पढ़ लोगे कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये गलती हमने भी की है और लोग भी करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे अब मैं हूँ खुद खुद क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता हूँ और अपना सिलेबस देखता हूँ, उसी के हिसाब से पढ़ता हूँ, खत्म। हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमको पीएचडी नहीं करनी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सच्चाई है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख नहीं रहे, हमने आज तक सिलेबस नहीं देखा, और देखा है तो लगा रहेगा अपने रूम पर, मैपिंग लगे रहे, हमने देखे नहीं है। तो ये चीज़ ऐसे ही नहीं होंगी, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा भाई, जब जाके पेपर निकलेगा। ये सच्चाई है, बाकी आपके ऊपर है दोस्तों। तो हमने सिंधु घाटी नदी के तंत्र के बारे में पढ़ा, आपने सब चीज़ पढ़ ली, देख लो आप। उद्गम कहाँ हुआ, फिर आपने पढ़ ली स्थलाकृति कौन सी होता है, गार्ज बना रही है। फिर आपने पढ़ ली इसकी छोटी जो सहायक नदियाँ वो और बड़ी सहायक नदियाँ वो, फिर कहाँ गिरती हैं। फिर इसमें ये भी देख लिया कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदियों में से है। फिर आपने क्या देखा, सिंधु घाटी समझौता क्या है। तो क्वेश्चन कैसे भी करके आ जाए, क्वेश्चन को कर देंगे आप, तो ऐसे पढ़ेंगे। और दूसरी बात, आप मैपिंग में देख लो कौन कौन सी सहायक नदियाँ अपने आप दिख रही हैं, और आप फिर एटलस वगैरह जहाँ से भी देखते हो उसमें देख लिया करो दोस्तों। अब देखो, गंगा नदी तंत्र हमने सिंधु वाला पढ़ा है, वही गंगा में स्टार्ट कर रहे हैं हम। गंगा की मुख्यधारा भागीरथी गंगोत्री यमुना से निकलती है, उद्गम हो गया इसका। क्या है ये क्या है दोस्तों, उद्गम है। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है। अलकनंदा दोनों दो हैं इसकी, जो क्या बोलते हैं धाराएं, एक भागीरथी एक अलकनंदा। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय क्षेत्रों से छोड़कर मैदानी भागों में, हरिद्वार जब आती है उसके बाद ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है गंगा, ठीक है। ये देव ही रखा है, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम कैसे होता है जो। फिर ये देख लो आप, क्या देखना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, नमामि गंगे को लेके। क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं आया, इनडायरेक्ट रूप से आया है कि नमामि गंगे का जो हमने जो भी बनाया, ट्यूबवेल्स बनाया, जो भी हमने एक प्रकार से न्यायाधिकरण कुछ भी बनाया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, अध्यक्ष को लेके कुछ फैक्ट दे दिए गए थे उसके लेके, इनडायरेक्ट रूप से आया है, सीधा नहीं आया। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंध दो उद्देश्य हैं, एक प्रदूषण को कम करना और उसका संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। सबसे बड़ी बात क्या है कि गंगा के बगल में बड़े बड़े शहर बस चुके हैं, जैसे कानपुर को ले लो, ऐसे कई शहर हैं, मैं कानपुर का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है वो गंगा नदी में प्रवेश करा रहे हैं, गंदी चीज़ें फैला रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो नदी में कुछ भी हो, जैसे जैसे मछलियाँ हैं, उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हम पे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाएगा वो मनुष्य को भी पहुंचा रहा है, जीव जंतुओं को पहुंचा रहा है। तो इसलिए एक नमामि गंगे परियोजना चलाई और सफाई के लिए चलाई थी, इस गंगा की कायाकल्प को पलटने के लिए, गंगा की नदी जो है इसकी सफाई टाइम टाइम पे होती रहे। तो ये चीज़ बताइए इसमें बस। अब बात करते हैं गंगा की नदी के बारे में। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, और इसमें कुछ सहायक नदियां। अब देखो सहायक नदी कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, देख लो ये इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यमुना के बारे में बता दिया। इसकी सहायक नदी जो हम यमुना है वो भी, उसके बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह गंगा के दाहिने के किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। अब देख लो आगे, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो यही बताएंगे कि घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं।
तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन लाइन पढ़ो आप, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और आप मैपिंग देखो तुरंत ही, एटलस खोल के देखो, तुरंत ही देखो उसको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, फिर वही बता दिया, उपजाऊपन प्रदान करती है जो भूमि करती है, क्योंकि जलोढ़ वाली मृदा है तो उपजाऊपन ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के आने के कारण आने वाली मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, सोन है। अब जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत में घुसती है तो यहाँ जो नदियाँ मिलती हैं वो चंबल, बेतवा, सोन मिलती हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और कम लंबाई तथा इसमें पानी की मात्रा कम होती है। जो ये नदियाँ हैं, जो चंबल, बेतवा जो भी हैं, बाएं तथा दाएं किनारे से सहायक नदियों में जल के परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ से निकली थी? गंगोत्री से। बहती कहाँ तक है? फरक्का तक। ठीक है, और यह गंगा डेल्टे का सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर यहाँ पे क्या करती है गंगा? दो भागों में बढ़ जाती है और एक भाग भागीरथी है जो हुगली नदी में, दक्षिणी भाग बहता हुआ डेल्टे का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहीं से मिलती है, जो बिछड़ती है। जो मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एक धारा तो यहाँ हुगली नदी पर ही होगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इसके आकर मिल जाती है और अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र में विलीन होकर मेघना के नाम जाती है। जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसे मेघना कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली एक बृहद नदी बंगाल खाड़ी में मिल जाती है और एक डेल्टे का निर्माण करती है जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हमने थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लिया। देखो दोस्तों, सहायक नदियां भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन में, ये आएगा। देखो, सहायक नदियां तो पढ़ ली हमने, लेकिन बाईं तरफ से कौन कौन सी सहायक नदियां मिल रही हैं, दाईं तरफ से कौन कौन सी मिल रही है? तो बाईं तरफ से दोस्तों इसमें कोसी मिल रही है, गंडक मिल रही है, घाघरा मिल रही है और शारदा मिल रही है। ये तो क्या है? बाईं तरफ से। फिर दाईं या राइट कह सकते हैं हम इसे, इससे मिल रही है दोस्तों चंबल और बेतवा और सोन। चंबल और बेतवा जो हैं ये दोनों दोस्तों ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको विशेषकर, ये गलत भी हो जाता है कई बार। और सोन सीधी गंगा की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना है। बाईं तरफ से कौन सी, दाईं तरफ से कौन सी, फिर ये कौन कौन सहायक नदी है, किस किस की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। बाकी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा आप कर लेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है और मैपिंग तुरंत देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी गलत नहीं हो पाएगा। नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी बदल दी, आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। देखो, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पर क्या है? सुंदरी पादप है, इसलिए वहां का नाम सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। रॉयल टाइगर जो हैं सुंदरबन डेल्टा के आस पास ही पाए जाते हैं दोस्तों। अब और गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं, गंगा जो नदी है उसके बारे में। गंगा की जो लंबाई दोस्तों 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र में देखे देखा है, चित्र में मतलब मैं ये देख रहा था, ये रही ब्रह्मपुत्र मिल रही है, ये रही देख ब्रह्मपुत्र वाली, और ये गंगा जा रही, और ये इसकी सहायक नदी देख लो गंगा, ये भी जा रही, सॉरी गंगा यहाँ होके निकल रही, देख लो यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, इधर देख लो गंडक, घाघरा, शारदा, कोसी, ये गंगा यहाँ से निकल रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों। ठीक है, आपको तुरंत मैप देखना है। फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ बता दी, कहाँ कहाँ पर किसी कितने ढाल है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है वैसे, पर फिर भी पढ़ लेना आपको। अब बात करते हैं दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, पहले भी पूछे गए हैं और शायद आगे भी पूछ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया अब नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन तो कभी भी पूछ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में सिंधु और सतलज जो नदी हैं उनके काफ़ी नज़दीक का इसका स्रोत है, जहाँ से उद्गम होती है। तो कहाँ से होती है? मानसरोवर झील, ये क्या होगा इसका उद्गम। ठीक है,
इसकी लंबाई सिंधु की कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर ही है। कारण क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो लंबाई ज़्यादा है, लेकिन भारत के बाहर ज़्यादा है इसकी, भारत के अंदर आते इसकी लंबाई कम है। और यह हिमालय के समांतर पूर्व में बहती है। नामचवारमा पर्वत जो है उसके पास यह यू आकार की, यू टर्न वाला यू जो है, यू आकार जैसा मोड़ भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती है। अब देख लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र को, थोड़ा देख लो। यहाँ से चलेगी तो ये मतलब यू आकार टाइप का हो जाएगा यूँ। तो वही चीज़ बताइए, गार्ज का निर्माण करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवेश करती हैं और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जानते हैं और देवांग। अब देखो इसकी सहायक नदी है, और सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। दिबांग, लोहित, केनुआ, केनाला, सॉरी केनूला, केनूला बोल सकते हैं इसे। दिबांग, लोहित, केनूला दूसरी की सहायक नदियां मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो ये सहायक नदियां हैं, और इसको क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। देखो अभी ब्रह्मपुत्र की तिब्बत में इसे सांगपो और बांग्लादेश में इसे जमुना भी कहते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर तिब्बत की एक शीत शुष्क क्षेत्र है तिब्बत जो है, यहाँ इस क्षेत्र में जल एवं सिल्ट की मात्रा कम होती है, क्योंकि शुष्क वाला क्षेत्र है ना। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, यहाँ नदी जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र की अनेक धाराओं में बहकर गुनफित नदी के रूप में बहती है और बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये चीज़ बताया। फिर प्रत्येक वर्ष जो है वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों पर ऊपर बहने लगती है और बाढ़ का कारण भी बन जाती है। कहाँ कहाँ पे? असम पर बांग्लादेश को। अभी हम पिछले साल भी देखा था 2022 में असम में बाढ़ भी आई थी, तो ये इसकी वजह से है कि वहाँ वर्षा होती है तो ये बहाव इसका बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के सिल्ट की निक्षेपण की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यहाँ पर धारा के मार्ग में परिवर्तन होता है। रीजन क्या होता है बाढ़ आने का? जैसे इंडिया में प्रवेश करती है असम की साइड, तो यहाँ पे क्या है, सिल्ट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जबकि तिब्बत की साइड जो है सिल्ट की मात्रा कम थी। तो इसकी वजह से क्या है, इसका जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है यहाँ पे इंडिया में आके। तो यही कारण है कि यहाँ पे बाढ़ कारण बनता है। अभी तक तो हमने पढ़ी थी हिमालय वाली नदियाँ जो 12 मास बहती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं, वेसव झील का निर्माण करती हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो ये तो पढ़ा हमने उसके बारे में। अब प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्रायद्वीप नदियां भारत में मुख्य रूप से जल विभाजक का निर्माण करती हैं, पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। जो ज़्यादातर निर्माण होता है जल विभाजक का, वो पश्चिमी घाट के और जो घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर के दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियों में मुख्य नदी कौन कौन सी है? एक तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। पूरब की ओर बहती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पूरब की ओर बहती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये भी ध्यान रखना है आपको, पूरब की तरफ कौन सी बहती है, कहाँ गिरती है, ये भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ये विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ये केवल ये जो नदियाँ बता रहा हूँ ना आपको, महानदी, गोदावरी, यही करती है डेल्टा का निर्माण प्रायद्वीप नदियों में, बाकी नहीं करती। पश्चिमी घाट की पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियाँ छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिसमें नर्मदा, तापी दो बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और जल ज्वार नमोद का निर्माण करती हैं। देख लो, आप वहाँ डेल्टे का निर्माण करती थी, यहाँ ज्वार नदी का निर्माण कर रही है। प्रायद्वीप नदियों में अव्यय द्रोणियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं हम नर्मदा के बारे में। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो पैराग्राफ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो नर्मदा के बारे में पढ़ ले। तो सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ होता है? तो अमरकंटक है, एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी, वहाँ से होता है। तो इसका क्या हुआ? पहली बात तो उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है, तो यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है या भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो रिफ्ट घाटी, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, रिफ्ट घाटी है इसमें। रिफ्ट घाटी कौन सी? नर्मदा। आगे भी आएगी और भी नदियाँ, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है इसमें। समुद्र के पहुंचने के क्रम में यह बहुत
दार्शनिक स्तरों पर जाती है वगैरह दे रखा है, छोड़ो इसे। अब देखो ये चीज़ मैंने, यह नदी गहरे गार से बहती है और नदी त्रिबुधाल से गिरती है। अब त्रिबुधाल से गिरेगी तो जलप्रपात का निर्माण करेगी ना। तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात दोस्तों? तो धुआंधार जलप्रपात। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये देख लो आप। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है? पहले इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, मिलान के लिए भी आ सकते हैं, यूपीएससी एंड पीसीएस दोनों में। तो ये है धुआंधार जलप्रपात। रीजन क्या होता है? पहाड़ी एरिया से गिरती है तो एक वाटर फ्लो का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करेगी, श्योर, सीधी सी बात है। दूसरी बात है, गार्ज क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती हैं, सीधी सी बात है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इसमें अधिकतर समकोण की मुख्यधारा पे काटती हैं। नर्मदा अब्बा क्षेत्र का है एमपी में, गुजरात है। और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए एमपी सरकार ने किया था नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना आरंभ की थी। वहाँ पे हमने देखा था नमामि गंगे के नाम से परियोजना की थी, क्योंकि इसकी सफाई के लिए गंद की ना हो। और यहाँ पे नमामि देवी नर्मदे के बारे में तो देख लो। नर्मदा नदी में क्या क्या चीज़ देखी? उद्गम देखा हमने, अमरकंटक पहाड़ी से निकल कर ये निकलती है, भ्रंश घाटी में गुजर बहती हुई जाती है, फिर ये जलप्रपात का निर्माण भी करती है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। फिर ये कहाँ कहाँ के अब्बाय क्षेत्र है यहाँ का? एमपी और गुजरात इसका अब्बाय क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तापी द्रोणी की। अभी हमने नर्मदा के बारे में पढ़ा, तापी के बारे में पढ़ते हैं। तापी का उद्गम बेतवा जिले के सतपुड़ा श्रृंखला से होता है। तो ये देख लो, उद्गम में से इसका ध्यान रखना है दोस्तों। कहाँ से होता है? बेतवा जिले के सतपुड़ा श्रेणी से, जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र पार्वती श्रृंखला है वो सतपुड़ा वाला है। और यहाँ पे कौन सी थी दोस्तों? यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी थी, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। यह नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी में बहती, ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी? तापी नर्मदा भ्रंश घाटी को होकर बहती है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप टेस्ट सीरीज देंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है, इसकी जो द्रोणी है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में लंबाई कम है, बट 3 राज्यों में होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है। देखो लाइन कहते रखिए, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है। अब ये क्या करेंगे, यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्या करते हैं? फैक्ट देते हैं। फैक्ट मतलब 2-3 कथन दे दिए, आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है। तो ऐसे फैक्ट जो आते हैं दोस्तों वो लैंड से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है सीधी। तो देखो क्या दे रखा है कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण होते हैं, दे दिया। पूछ लेंगे आपसे एक कथन और दूसरा कथन कुछ और डाल देंगे, जैसे मान लो यहीं देख लो कि तापी नदी भ्रंश घाटी को होकर गुजरती है, ये दे दिया। और दूसरा दे दिया अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच जो तटीय मैदान है वो संकीर्ण होते हैं। इन दोनों में से कथन कौन सा सही है, या दोनों सही है, मतलब क्वेश्चन दे देगा आपसे और वो आपसे पूछ लेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती, माही, भारतपुंज, पेरियार ये हैं। अब बात करते हैं गोदावरी द्रोणी के बारे में। एक के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ा शॉर्ट दे रखा है, लेकिन आप जैसे जैसे एनसीईआरटी और पढ़ेंगे आगे वाली तो और अच्छे दे रखा होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको बस। उद्गम वगैरह जो भी है, गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, गोदावरी नदी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी है? तो हाँ बिल्कुल है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है, तो उद्गम दे लो, वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको बस। 1500 किलोमीटर इसका जो द्रोणी क्षेत्र है, बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती, कहाँ गिरती है? तो बंगाल खाड़ी में गिरती है। और आपको देख लेना है, देख गोदावरी देखो, तुरंत देख लेना है मैप में, जैसे गोदावरी देख लो ना, गोदावरी नदी देख लो ये, और देख लो इसमें दे भी रखा है, कहाँ दे रखा है? बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये ध्यान रखना है बस। ये जाके ना यहाँ पे बंगाल खाड़ी में गिरती है, ना कि ये अरब सागर में, ये तो ध्यान रखना है। क्योंकि हम क्वेश्चन गलत कैसे करेंगे दोस्तों, हम करेंगे यार ये पश्चिमी घाट से निकलती है शायद ये
अरब सागर में गिरती हो। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वहाँ जाके, तो इसलिए बड़ा विशेषकर ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। और प्रायद्वीप नदियों में इसका अववाहित सबसे बड़ा भी है, तभी तो ये बड़ी है। और इसका द्रोणी में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का 50% भाग इसी में, 50% भाग होते तो नर्मदा नदी का, गोदावरी नदी का जो एमपी, उड़ीसा, आंध्रा, इनमें होकर गुजरती हैं। अब नर्मदा की सहायक नदियों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी हैं? पूर्णा, बड़दा, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा, पेनगंगा। अब देख लेना, आपको तुरंत ही देखना है मैं खोल के। इसमें देना है क्या? पेनगंगा दे तो रखा है, लेकिन कम नदी दे रखी सहायक, मैंने नदी दे रखी है दोस्तों इस मैपिंग। आप एटलस देख लेना फिर, ठीक है। तो ये सहायक नदी है इसकी, ये भी ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूजन की चीज़ क्या थी दोस्तों? कंफ्यूजन की चीज़ एक चीज़ थी कि हम सोचेंगे पश्चिमी घाट से निकलती है तो ये अरब सागर में गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अरब सागर नहीं गिर रही, ये गिर रही है बंगाल खाड़ी में। और यही चीज़ कंफ्यूजन वाली थी इसमें, बस और कुछ नहीं था। और तो इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ना ही है आपको। बड़े आकार और विस्तार करने से दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा कैसे कहते हैं? गोदावरी को। किसके कारण है? क्योंकि ये सबसे बड़ी, क्या बोल सकते हैं, द्रोणी वाली क्षेत्र, क्योंकि 1500 किलोमीटर प्रायद्वीप नदियों में और कोई नदी नहीं है, इसमें ये सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इसकी सहायक नदियों के बारे में, उद्गम स्थल के बारे में, किसमें गिरती हैं उसके बारे में, और इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस आपका काम बन जाएगा। अब महानदी के बारे में पढ़ते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से तथा ओडिशा में बहते हुए बंगाल खाड़ी मिल जाती है। देखो महानदी को देख लो तुरंत ही, देख लो ये, देख लो। और ये चीज़ दे रखी है इसमें, बस तुरंत देखना है मैप आपको, कहाँ से? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। इस नदी की लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। अब बात क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कृष्णा नदी के बारे में। महाराष्ट्र के उद्गम देखो, तुरंत देखो उद्गम कहाँ पे, कृष्णा नदी के बारे में। तो देखो दोस्तों, उद्गम पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखो आप लोकेशन देखेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा ये तो शायद अरब सागर में गिरती होगी, लेकिन नहीं, देख लो। ये बड़ी कन्फ्यूजन चीज़ है क्योंकि कई बार मेरे साथ भी हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हो जाएंगी आपको ज़्यादातर है। और तुरंत मैं आपको देखो, आप जाके ऐसे समझ में नहीं आया तो देख लो, बंगाल खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेना है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, इसकी सहायक नदियाँ। तुरंत देखो, आप मैप देखो तुरंत ही, तुंगभद्रा। और बाकी इसमें सहायक नदी कम दे रखी हैं, पर आपको पढ़ लेना है तो मैप में और चीज़ एटलस में मिल जाएंगी। तो इसकी सहायक नदियाँ में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, इसकी सहायक नदी है। और इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ को गए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं दोस्तों हम कावेरी नदी की, ठीक है। कावेरी नदी की बात करते हैं दोस्तों। अब देखो इसका उद्गम, यहाँ आपको पढ़ना है दोस्तों। ये मैं आपको बार बार क्यों चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि यह आपको खुद को पढ़ना है। हर चीज़ बताए, मतलब आपको इतनी बात रखते हैं कि मतलब हर चीज़ आपको भी पढ़नी है। सीधा सीधा चीज़ें याद नहीं होंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें आप खुद को करनी है कि अच्छा ये कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी में मिलती है, कहाँ गिरती है, किसका निर्माण करती है, किन राज्यों में किसकी द्रोणी है, कितने सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, तमिलनाडु के कोडलोर के दक्षिण में बंगाल खाड़ी में गिरती है। अब कावेरी को देख लीजिए आप, ये रही, ये भी बंगाल खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। कहाँ से उद्गम, कहाँ से हुआ था तो दोस्तों इसका उद्गम हुआ था ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, और तमिलनाडु के कुडलूर में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, ठीक है। लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ देखो, इसकी सहायक नदियों को देख लीजिए, अमरावती, भवानी, हेमावती, कामनी, इसकी सहायक नदी है। तुरंत सहायक नदियों को याद रख लीजिए।
ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किसी की सहायक नदियाँ पूछ ली और आपसे पूछ लेगा इनमें से नहीं है, किसकी सहायक नदी नहीं है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो आगे हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, आपने पढ़े भी होंगे ज़्यादातर चीज़ें, तो ये अभ्यारण्य वगैरह हैं, जितने भी बायो रिजर्व हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व कुछ भी हैं, हाथी बायो रिजर्व जितने भी हैं, कौन सी नदी पे बैठे मतलब स्थित हैं, कौन सी जलवायु वहाँ पाई जाती है, कौन से पेड़ वृक्ष या फिर कौन सी क्या बोलते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो इसी से होंगे कि आपको नदी के बारे में पता होगा, तुरंत आप ये अंदर लगा अच्छा कावेरी नदी के साथ कौन कौन सी थी, कामिनी थी, कामिनी कौन सा वो अभ्यारण्य पाया था, ऐसे करके ये तुरंत याद रह जाएगा। इसलिए आपको मैपिंग तो तुरंत देखनी दोस्तों, ठीक है। उसकी सहायक नदी देख ली, कर्नाटक में इसका विस्तार, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स वाली चीज़ आ गई फिर से क्या है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, दूसरा सबसे बड़ा। और इसे हम शिव सुंदर के नाम से भी जानते हैं। प्रपात जो है विद्युत मैसूर बेंगलुरु और कालार स्वर्ण क्षेत्र के लिए प्रदान करता है। तो जलप्रपात है कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे। विश्व का सॉरी भारत का सबसे दूसरा नंबर का जो है जलप्रपात है शिव सुंदरम, कौन सी नदी पे, कावेरी नदी पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं, जैसे दामोदर, वाहिनी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, और ये एटलस में देख लेना है, वही चीज़ कह रहा है। छोटी छोटी नदियां भी हैं, इसमें दिखा नहीं रखा वैसे, बट आपको पढ़ लेना है दोस्तों। तो आपने अभी नदी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, नदियों के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी तक हमने नदियों के बारे में पढ़ा है केवल। अब बात करते हैं दोस्तों हम छोटी सी चीज़ और है, झीलों के बारे में। छोटी सी चीज़ है बस, ज़्यादा नहीं है ये, एक पेज का है लास्ट, इसमें मेन मेन चीज़ पढ़ लेंगे हम। और देखो झीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो कश्मीरी घाटी में प्रसिद्ध झील है डल झील। अब ये थोड़ा सा कुछ भी दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है, ये आपको पढ़ लेना नॉर्मल कि यहाँ पर्यटन आते हैं, ये मतलब मीठे पानी की झील है, ये तो आपको नॉर्मल चीज़ तो पढ़ ही लेनी है यार दोस्तों, इसमें कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की बात। बड़े आकार वाली झीलों में समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत सागर और अरब सागर। झीलों से बड़े होते हैं थोड़े से ज़्यादा, ना महासागर होते हैं तो बड़े ही ज़्यादा होते हैं, पर झीलों से बड़े होते हैं उसे सागर कहते हैं। और वो ये कैस्पियन, मृत सागर, अरल सागर। अब ये दे रखा है कि भारत में भी बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे के आकार और लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें कौन कौन सी हैं, अधिकतर झीलें जो स्थायी होती हैं, कुछ झीलें वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, मतलब वर्षा ऋतु में पानी होता है कुछ झीलों में, कुछ झीलों में हमेशा पानी होता है। एक है अंतर्देशीय अब्बा वाली अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणियाँ व झीलें होती हैं। अरे थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल चीज़ दे रखी है, ठीक है। फिर ये दे रखा थोड़ा सा क्या कि एक विशिष्ट नदी जो है बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील में निर्माण करती है। स्प्रिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लेंगून का निर्माण करती है। लेंगून झील में कौन कौन सी हैं, अब ये चीज़ ध्यान रखनी, देखो चिल्का, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये कौन कौन सी क्या झील, कौन सी झील है ये दोस्तों, तो ये झील है लेंगून, लेंगून झील। चिल्का हो गई, पुलिकट हो गई और कोलेरू हो गई, ये तो हो गई लेंगून झील। अंतर्देशीय भागों में विभिन्न झीलें जो होती हैं मौसमी होती हैं, उदाहरण के लिए जैसे सांवर झील। ये कौन सी झील दोस्तों, ये अंतर्देशीय झील है। जो लवणी झील है उसमें सांवर हो गई जो राजस्थान में है, ठीक है। और ये क्या है, ये लवण झील है, इसका जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। तो लेंगुन झील में कौन कौन सी थी ये ध्यान रखना है, तो चिल्का थी, पुलिकट थी, कोलेरू थी। फिर अंतर्देशीय लवणी झील में कौन सी थी, तो सांवर झील थी जिसमें नमक का निर्माण किया जाता है। मीठे पानी की झीलों में हिमालय के क्षेत्र में होती हैं, एमान्यु से बनती हैं, और एमान्यु से बनती हैं जिसका जैसे इसमें दे रखा है आगे जाके कि जैसे जम्मू कश्मीर में बोलुर झील। और आगे हम बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झीलों में प्राकृतिक झीलें हैं। कौन सी हैं, प्राकृतिक झीलें, इन्हें प्रकृति द्वारा ही बनाया गया है, मतलब कृत्रिम झीलें नहीं है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, ये मीठे पानी की झीलें हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कई बार आ चुके भी हैं और आएंगे आगे भी। इन झीलों के नाम दे देंगे, पूछेंगे खारे पानी की झील कौन सी है, जबकि खारे पानी की झील है ही नहीं इसमें।
3 नहीं दे देंगे और एक खारे पानी दे देंगे, क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दे रखा है कि इसके अतीत जल विद्युत के लिए भी काम आती है। ठीक है। इसके बाद दे रखा है कि बांध बनाने के लिए झील का निर्माण भी करते हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर जो बांध है वो भांगड़ा नागल परियोजना के वहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद झीलों के बाद थोड़ा सा ये दे रखा है कि झीलें किस प्रकार हमारे लिए सहायक होती है। देखो दोस्तों, झीलों के बारे में दे रखा है कि झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। क्यों होती हैं? कि भाप को सुचारू रूप से बनाए रखती हैं और सूखे के मौसम में पानी का भाव को संतुलित करती हैं। फिर इसके अलावा जल विद्युत का निर्माण भी करती हैं झीलें, और पर्यटन के लिए भी अच्छी हैं, जैसे बूलर झील हुई, डल झील हुई, लोकटल झील हुई, ये पर्यटन के लिए भी अच्छी हैं। अब फिर ये दे रखा है नदियों का महत्व क्या क्या है, किस में नदियों का महत्व दोस्तों किस किस में है, ये भी ध्यान रखना है। तो नदियों का महत्व दे रखा है यहाँ पे। ये आपको नॉर्मल चीज़ें पढ़ लेनी है दोस्तों, इसमें बताने की कोई चीज़ ऐसी है नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कॉमन सेंस की, कि अर्थव्यवस्था हम कैसे करेगी, जैसे सिंचाई के लिए, नौचालक के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए। तो सीधी सी बात है, तो इसका काम तो होगा ही, नदियों का काम तो ये तो आपको नॉर्मल पढ़ लेना है, इसमें बताने की कोई चीज़ नहीं है ऐसा। फिर ये दे रखा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, NRCP, ये ध्यान रखना है बस। देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान JP के आरंभ किया था, और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़कर गंगा कार्य योजना का विस्तार भी किया था। और नदियां देश के जल का प्रमुख स्रोत होती है, तो NRCP का उद्देश्य था नदियों में जो जल में प्रदूषण हो रहा है उसे कम करना। फिर ये दे रखा है नदी प्रदूषण कैसे होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, ये तो आपको पढ़ लेनी है। शहरीकरण की वजह से किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार बीमारियां फैल रही हैं, आखिरकार इसको कम करने के लिए हमने क्या क्या उपाय अपनाए, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें आप कोई अलग से नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने जो भी पढ़ा ये बहुत ही अच्छा पार्ट चैप्टर था, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इन्हीं नदियों को लेके। तो आपको एक अभी दिखा देता हूँ, आपको एक इसका क्या बोलते हैं, इसका एक मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, अब आगे बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, देख लो 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा था, देख लो। ये क्वेश्चन था दोस्तों 2017 का, यहाँ कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। अब आपने यदि तीस्ता नदी को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, लेकिन जो ये NCERT की बुक थी इसमें तीस्ता नदी के बारे में कम दे रखा था, मतलब दे ही नहीं रखा था। लेकिन आगे आप जब आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे तो तीस्ता नदी को कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे ही, तो वही कथन दे दिया। ठीक है, रंगित नदी का उत्पत्ति सिक्किम में होकर होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। हाँ, इतना जरूर पढ़ा था हमने कि तीस्ता नदी की सहायक नदी जो है रंगित नदी, ये आपने पढ़ा था रंगित नदी के बारे में, तो वो आपको अभी बताऊंगा, NCERT में पढ़ा था जो। इसके बाद है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है। यदि आपने तीस्ता नदी के बारे में पढ़ा है, और ये क्वेश्चन उस टाइम क्यों पूछा गया, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मामला चल रहा था, क्या चल रहा था, थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, इसको लेके क्वेश्चन पूछ लिया। अब देख लो आप क्वेश्चन नदियों वाले के चैप्टर से कैसे आए। आपने यदि तीस्ता के बारे में पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, 2017 में ही तो एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, उसे बताता हूँ आपको, वो तो आप कर भी देंगे दोस्तों। 2016 वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देख लो, इस क्वेश्चन को तो आप कर देंगे शायद खूब आराम से। देख क्या है क्वेश्चन, क्या है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां में से है। देखो, दिबांग, केमिंग, लोहित। तो आपने ये चीज तो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, लोहित और दिबांग के बारे में, ये तो सहायक नदियां हैं। कूड़ दे रखा है, सही कौन सा है ये भी ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ये तो पढ़ा था दिबांग और लोहित तो इसकी सहायक नदी है। कामंत के बारे में नहीं पढ़ा तो 2 काट दीजिए, एक तो है ही है और 3 भी है, तो इसका आंसर है बस सी। देखो ये क्वेश्चन आप देखो, अब NCERT देखो, अब हम ब्रह्मपुत्र के वहां सहायक नदी को देख लेते हैं एक बार।
जैसे ये देख लो, अब ये निकालते हैं हम ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट, उसकी सहायक नदी के बारे में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये गंगा हो गई, ये ब्रह्मपुत्र। देख लो, आपको यहाँ भी बोला था मैंने, और क्वेश्चन को दिखाता हूँ बगल में। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो आप, ये 2 ही क्वेश्चन बताए मैंने, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए दोस्तों। आपको बताता हूँ थोड़ा सा, 2016। ठीक है, अब देख लो 2016। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को भी देख लो, सॉरी थोड़ा। अब देखो, आप क्वेश्चन देखो, ये पूछा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, और देख लो आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, दिबांग, लोहित, केनुआ। तो देख लो, दिबांग है, हाँ बिल्कुल है, लोहित है, लेकिन केमिंग नहीं है, केनुला है। क्या है दोस्तों, केनुला है, यहाँ केमिंग नहीं है, केमिंग इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसलिए आपने यदि पढ़ा होगा, अब देख लो आप, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, सहायक नदी पूछ ली, ये नदी का नाम दे दिया, फिर ये पूछ लिया। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कहते हैं नहीं मतलब एनसीईआरटी में सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देख लो, आप प्रूफ बता दिया, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी और भी क्वेश्चन आए वो आप अगली क्लास में देख लेंगे। क्वेश्चन तो बहुत आए हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल कर दे के बताया है कि कैसे एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। एक क्वेश्चन झील को लेकर भी पूछा था कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, और ये मैपिंग में दे रखा है, ये मैपिंग में दे रखा है पुलिकट झील के बारे में। देख लो आप, यहाँ पे है आंध्रा और उसके बीच में, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये मैपिंग वाला बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस होगी, तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि दोस्तों आपने ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहाँ तक ही करते हैं हम, आज इस चैप्टर को ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आगे भी हम एनसीईआरटी की जो सीरीज है इसे कंटिन्यू बना रखेंगे। कुछ कारण बस हमारी क्लास से नहीं हो पाई, लेकिन अब रेगुलर रहेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।